हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स के पहले चैप्टर रैशनल नंबर्स को। देखिए, रैशनल नंबर्स के बारे में आप लोग बहुत तरह की चीज़ें जानते हैं, बट एक्चुअल में रैशनल नंबर्स क्या होता है उसके डेफिनेशन से ही पता चलता है। सो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर विच कैन बी written in the form of P by Q। देखिए, बहुत ही बेसिक चीज है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज नॉन एज रैशनल नंबर। लेकिन इससे भी आगे कुछ चीज है, वो क्या होता है? एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्या कि Q का 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। आपका न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल्स मान लीजिए मैंने ले लिया 2/3 या 4/5 या आप कुछ भी ले सकते हैं 11/18। दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में फिर भी सवाल आते हैं कि ये तो ठीक है, आपने सर बोल दिया कि P by Q के फॉर्म में लिखना है, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तो हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब तो फिर हम √3/2 को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी P by Q के फॉर्म में लिखा हुआ है और P by Q के फॉर्म में लिखे होने के कारण Q यहाँ पर 0 भी नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये तो रैशनल नंबर हुआ। पर यहीं पे हम लोग गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर ना अपने साथ कुछ और चीजें लेकर आता है। रैशनल नंबर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। इन चीजों को ध्यान देना है। रैशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है। अब ये दो चीजें होती क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम किसे कहते हैं और रिपीटिंग डेसिमल्स हम किसे कहते हैं? सपोज कीजिए मैंने कोई नंबर लिया 2/3। ये P by Q के फॉर्म में है। P है हमारा 2 और Q है हमारा 3, जहां पे Q का वैल्यू 0 नहीं है। और अगर हम लोग इसको डिवाइड करने जाएं, आप डिवाइड कीजिए 2 को 3 से, क्या होगा? डेसिमल पहले लगेगा, फिर 0 आएगा, 6 टाइम्स में 18, फिर 2 0, 6 टाइम में 18, फिर 2 0, फिर 6 टाइम में 18। आपको देखने को मिलेगा कि सर ये तो 0.6666 लगातार कंटिन्यूअस जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं और ये हो जाता है रिपीटिंग। फिर टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग होता है, सपोज मैंने नंबर लिया 4/5। अब 4 को आप डिवाइड करो 5 से, ठीक है? सो 5 तो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, हमें डेसिमल डालना होगा। डेसिमल डालने से यहाँ पर 0 आ जाएगा। Now 5 times 8 will be 40। सो आपको देखने को मिला कि सर 4/5 का वैल्यू 0.8 आ रहा है। यानी कि अगर कभी भी हम डिवीजन में डालें और डेसिमल के 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट, जितने भी डिजिट है, उसके बाद जाके अगर आंसर खत्म हो जा रहा है तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल। और यही रैशनल नंबर का फॉर्मूला है, या कह सकते हैं यही प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर इनको छोड़ा जाए तो फिर क्या बच जाता है? देखिए, जैसे बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि सर √3/2 क्यों नहीं है? तो देखिए, √3 का पहले तो हम लोगों को प्रॉपर वैल्यू पता नहीं है। आप √3 में जाएंगे तो 1.732 तक हम लोग जाकर रुक जाते हैं, बट √3 क्योंकि खुद एक इर्रेशनल नंबर है तो इसका आपको एक प्रॉपर वैल्यू नहीं पता, और इर्रेशनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं किसी रैशनल नंबर से, तो वैल्यू वैसे भी आपका इर्रेशनल ही आना है। तो ये आपका P by Q के फॉर्म में जब आप जा रहे हैं
तो यहाँ पर ये रैशनल नहीं होगा, ये इररेशनल होगा। और इररेशनल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होता है, यानी कि जब वो डिवाइड होगा, सपोज मान के चलिए ऐसा कुछ होगा, डिवाइड होगा तो रिपीट भी नहीं करेगा और खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर्स का प्रॉपर डेफिनेशन। इससे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल रैशनल नंबर्स किसको कहा जाता है। आते हैं इसके आगे, हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट इसमें दिया हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी बुक को हम लोग प्रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरह के बुकें यूज होती हैं और उनसे हमको कोई लेना देना इसलिए भी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी को ही हम लोग गवर्नमेंटल बुक्स मानते हैं, तो इसी के आधार पर चलते हैं। आपको अगर अपने किसी भी बुक से, जो भी आपके बुक चलते हैं स्कूल में, या आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज करते हैं, या कहीं से भी कोई भी सवाल अगर रहता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि सर ये मेरा डाउट है, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। अगर हमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह कुछ दिखा वैसा, तो हम जरूर उस पर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में आपको आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर होल नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं। सो होल नंबर हमारा वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर और उसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर बस यही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी पे बात करें, या इसके बाद हमारा आता है क्लोजर ऑफ होल नंबर्स या क्लोजर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स और होल नंबर्स में अंतर क्या होता है, तो इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, लेकिन होल नंबर केवल 0 से लेकर आगे बढ़ते हैं, वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सर कैसे कैसे काम होता है, और इस पर एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि अब तो सिलेबस बहुत छोटा हो चुका है तो आपके एक्सरसाइज भी कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके बुक में अगर बहुत सारे एक्सरसाइज या आपको बहुत सारे डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, तो आप जरूर पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो आते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सर ये सब प्रॉपर्टीज एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और इसका काम कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा है, या फिर रोल ऑफ जीरो का वर्क कैसा होता है एडिशन करने पे या मल्टीप्लिकेशन करने पे। फिर हम लोग बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी पे, फिर बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। तो ये सब बस 4-5 पॉइंट्स है जो हम लोग को जाननी है। और आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में बस एक ही एक्सरसाइज है, मुश्किल से 3 क्वेश्चन है और फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो पहले हम लोग आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। एक आपको यहाँ पे रोल ऑफ 1 भी दिख रहा है, रोल ऑफ 1 भी आपको बता दिया जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आ जाता है, रोल ऑफ 0 एडिटिव आइडेंटिटी में आ जाता है। चलिए, तो बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। एक मिनट, देखिए, इससे पहले हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी था। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है कि अगर सर आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करोगे, ठीक है, तो रैशनल प्लस रैशनल मिलके जो आपको बनेगा वो रैशनल ही बनेगा, या रैशनल में से आप रैशनल माइनस करोगे तो भी जो आएगा वो आंसर, वो जो नंबर हो आंसर मेरा रैशनल नंबर ही होगा। मल्टीप्लाई में भी अगर आप रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो रैशनल होगा। और इसी तरीके से डिवाइड में भी रैशनल को रैशनल से डिवाइड कर दोगे तो रैशनल ही आना है। ठीक है, रैशनल नंबर इस बात पर निर्भर करता ही नहीं है कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि अगर आपके पास है -2/3, देखिए 2/3 जब हम लोगों ने निकाला था अभी, तो हमें क्या वैल्यू आया था 0.666 ऐसे करके ये जा रहा था। तो -2/3 में हमें क्या वैल्यू आएगा -0.666, इससे ज्यादा क्या ही आ जाएगा। तो प्लस और माइनस के बियॉन्ड है रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
किस पर काम करता है किस पर नहीं काम करता है, इस पर अभी हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, ठीक है, और इनको हम इनके ऑर्डर को रिप्लेस कर दें, जैसे ए की जगह बी कर दो, बी की जगह ए कर दे, तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी जैसे कि एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, कौन कौन सा प्रॉपर्टी मेरा मैच कर पाएगा। सपोज कि मैंने बोला कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो एक बार चेक करते हैं कि सही में ये होता है कि नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि a का वैल्यू मानता हूं मैं, ठीक है, मतलब आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो a का वैल्यू मैंने माना, सपोज किया कि 2 है, और b का वैल्यू मैंने सपोज किया कि 3 है। इस पर पुट करके देखते हैं। देखिए LHS में जब हम लोग पुट करेंगे तो a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। इसको रिप्लेस कीजिए, 3 प्लस 2 ये हो गया 5, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरा एडिशन में काम करता है। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं सर सब्ट्रैक्शन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम लोग यहां पर a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए लेकर चेक करें, सो 2 माइनस 3 और यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 2। देखिए आपको सब्ट्रैक्शन करने बहुत ही अच्छे से आता है। ये आपका 2 है, ये 3 है, दोनों में से जो बड़ा है उसके साइन को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। सो 3 के आगे साइन लगा हुआ है माइनस, और बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 3 में से 2 घट गया 1, और यहाँ पे 3 माइनस 2 किए तो डायरेक्टली आ गया 1। सो -1 और 1 दोनों ही इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है, ठीक है, एडिशन में कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए, मल्टीप्लिकेशन में चेक काम करता है या नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए बेसिक्स जानना है तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, बिना ट्राई किए अगर आप सोचिएगा कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया जाए और पास हो जाए तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं, आपको इससे बचना चाहिए। आपको बेसिक्स क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपको 8 के बाद 9 भी जाना है, 9 के बाद 10 भी जाना हो सकता है कि आपको साइंस लेना हो आगे, और आपका बेसिक्स अगर हिला हुआ है तो ऊपर का इमारत नहीं बनेगा। जिसके नीचे का फ्लोर ही हिला हुआ है तो ऊपर का इमारत बनने जा नहीं रहा है। आपको बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए और ट्राई जरूर कीजिए। आप खुद से सवाल कीजिए कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। a इंटू बी अगर 2 इंटू 3 की है और यहाँ पे 3 इंटू 2 की है, सो 2 टाइम्स 3 विल बी 6 and 3 times 2 will be 6. So both are equal. So it seems that commutative property works on multiplication also. Now if we check on division property, 2 divided by 3 and 3 divided by 2, are they equal? 2 divided by 3 means 2 by 3 and 3 divided by 2 is 3 by 2. ये हमें क्या दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है कि उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल तो आपको समझ में आता होगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो आपके माइंड में एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जहां पर दो नंबर से दोनों को रिप्लेस करना है, तो प्लस यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों पर तो काम एज यूजुअल होगा और सही होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे जाएं तो दोनों का वैल्यू गलत आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आप ऐसे देखें तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, क्योंकि ये ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही बड़ा रूप आप कह सकते हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो नंबर्स थे, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, और 3 नंबर अगर हमारे पास प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, उसके आधार पर कैसे काम होगा बस यही यहाँ पर सीखना है। मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है।
आपके पास 3 नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले किसी 2 को ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तीनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे। हाँ, जैसे अगर मैंने बोला कि 2 + 3 + 4, अब कोई विद्वान बच्चा बोल देगा कि सर ये तो 9 होता है। अरे 9 होता है तो 9 कैसे होता है? किसी ने पहले 2 + 3 करके 5 लाया होगा, फिर 5 + 4 करके 9 लाया होगा, कि ऐसे ही बोल दिया कि नहीं सर ये तो 9 होता है। ऐसा चमत्कार तो होता नहीं है सर। तो आप पहले किसी 2 को करेंगे और फिर किसी तीसरे को करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप तीनों नंबर में से पहले किसी 2 नंबर को आप वैल्यू निकालो, तो तीसरा नंबर के बाद जब वैल्यू निकालोगे तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गए। जैसे मान लो ये 3 नंबर है, एक में पहले इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, दूसरे में पहले इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, और चेक किया जाता है कि एक्चुअल में जो लास्ट वैल्यू आएगा, फाइनल वैल्यू आएगा, वो दोनों में बराबर आएगा कि नहीं आएगा। मान लेते हैं छोटे नंबर से ही एग्जांपल लेते हैं। ए हो गया हमारा 2, बी हो गया हमारा 3 और सी हो गया हमारा 4। अगर यहाँ पे पुट करना हुआ तो हमने लिया 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज +4, और यहाँ पे हमारा 2 + 3 + 4। अच्छा, ब्रैकेट का फंडा तो आपको क्लास 6 में समझ में आ गया होगा, आजकल 5-6 में ही आ जाता है बोडमास रूल। तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले का काम करते हैं, चाहे बाहर कुछ भी नंबर रहे। तो 2 + 3 हो गया हमारा 5 एंड 5 + 4 = 9। यहाँ चेक करते हैं 3 + 4 = 7 एंड 2 + 7 = 9। सो बोथ आर इक्वल। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में काम हो रहा है। चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में काम होता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में होता है कि नहीं, डिवीजन में होता है कि नहीं। सो अगर सब्ट्रैक्शन में लिया गया तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, a - b - c इज इक्वल टू a - b - c। तो अब वैल्यू एक बार पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है सर। 2 - 3 एंड देन -4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - ब्रैकेट 3 - 4। सो 2 - 3 बड़ा नंबर हमारा नेगेटिव में है, तो वैल्यू हमारा नेगेटिव में आएगा, और बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे तो मेरा वैल्यू 1 आ जा रहा है। -1 - 4 = आप देख सकते हैं दोनों नंबर मेरा नेगेटिव में है। जब दोनों नंबर नेगेटिव में हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू नेगेटिव में आना है तो नेगेटिव लिख देंगे और दोनों को ही ऐड कर देंगे। सो 4 + 1 विल बी 5। अगर इसके टर्म्स में आते हैं हम लोग, सो 2 - 3 - 4 कितना होगा, ठीक है। बड़ा नंबर मेरा नेगेटिव में है तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। बड़े में से छोटा घटा देंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाना है, सो 2 + 1 विल बी 3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो हमें ये दिख गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में काम करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में काम कर रहा है पर सब्ट्रैक्शन में काम नहीं कर रहा है। उसी तरीके से हमको याद होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में काम किया था पर डिवीजन में नहीं किया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चेक करते हैं क्या वही रूल आ रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए। देखिए a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। सेम नंबर्स डालते हैं, 2 3 4 को हम लोग एज यूजुअल डालते हैं ना। 2 × 3 × 4 और यहाँ पर हमारे पास 2 × 3 × 4। ये बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये सब प्रॉपर्टीज होता क्यों है और होता क्या है, कैसे काम करता है। क्योंकि आपके पास ना क्वेश्चन जो आएंगे बस ये आएंगे कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ और आपको बताना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि 2 नंबर्स दिया हुआ तो कम्यूटेटिव है, ऐसा 3 नंबर 4 नंबर दिया हुआ रहे तो एसोसिएटिव है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव इसके बाद हम लोग बात करेंगे। नाउ 2 × 3 will be 6 and 6 × 4 will be 24. Here 3 × 4 will be 12 and 2 × 12 will be 24. तो हमें एक चीज दिखा कि
मल्टीप्लिकेटिव में, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कर रहा है, और इसी की तरह अगर डिवीजन में जाएं तो हमको देखने को मिलेगा कि ये नहीं काम करेगा। चेक कर लेते हैं फिर भी। So 2 divided by 3 divided by 4, here 2 divided by 3 divided by 4. So 2 divided by 3 इसको हम लोग डायरेक्टली 2 by 3 लिख लेते हैं, और ये डिवाइड बाई 4 है, इसको इंटू 1 by 4 कर देते हैं, तो हमारा आ गया 2 by 12। इसको कट भी कर सकते हैं, कट करके ये हमारा आ जाएगा 1 by 6। इधर के काम को देखते हैं, 2 divided by 3 divided by 4 and then 2 into 4 by 3 that is 8 by 3। क्या 1 by 6 और 8 by 3 इक्वल है? नहीं, हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, दोनों ही केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम आएंगे, और उन्हीं पर उनका रूल बनेगा, उन्हीं पर उनका वैल्यू बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की ओर, तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव वहां पर काम नहीं आएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांट देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया गया और ब्रैकेट में कोई दो नंबर है जो दोनों ऐड के फॉर्म में है। ठीक है, एक कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ? दो नंबर है ब्रैकेट में, दोनों ऐड के फॉर्म में है, तो इनका वैल्यू इक्वल कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और बीच में प्लस है तो प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगेन। ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस, फिर ए का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करते हैं, फिर से हम लोग वही वैल्यू लेंगे, ए को लेते हैं 2, बी को लेते हैं 3 और सी को लेते हैं 4। नाउ LHS में देखिए 2 into 3 plus 4, इस लॉ के अनुसार क्या होगा? 2 into 3 और बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 into 4। So 3 plus 4 is equal to 7, 7 times 2 will be 14। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 2 times 3 will be 6, 2 times 4 will be 8, 6 plus 8 हमारा हो जाएगा 14। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, एब्सोल्युटली। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक चीज ध्यान देना है, देखिए मैंने बस एक एग्जांपल लिया, लेकिन यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है होने की। अगर मल्टीप्लाई है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, अगर मल्टीप्लाई है और बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और बीच में प्लस डालेंगे। अगर मल्टीप्लाई है और बीच में माइनस है तो इसका वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होगा, यही वाला रूल नहीं आ जाएगा। यहाँ पे आप पहले और पहले को मल्टीप्लाई कर दोगे, बाहर वाले और पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, बीच में माइनस है माइनस डाल दोगे, फिर बाहर वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि अगर बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस। क्लियर है? मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड हो तो ये हो जाएगा डिवाइड, और बीच में प्लस है तो प्लस। माइनस हो तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, और बीच में माइनस है तो माइनस। क्लियर? यहां पर ये रहना है कि बाहर में मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होगा और अंदर में प्लस और माइनस ही होगा, ये दोनों इंटरचेंज नहीं करेगा। आप अगर सोच रहे हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि a प्लस बी इंटू सी कर दें, ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी हम ऐसा कर दें कि a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी, तो क्या ये सही हो जाएगा? नहीं सर, ये ना पूरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि बाहर में मल्टीप्लाई डिवाइड और अंदर में प्लस और माइनस होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। मल्टीप्लाई है तो पहले और बाहर वाले और पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, बीच में प्लस है प्लस डाल देना होगा, माइनस है माइनस डाल देना होगा, फिर पहला नंबर बाहर वाला नंबर और दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना होगा। डिवाइड होगा तो सेम प्रॉपर्टी होगा, ठीक है।
ये कुछ लॉ हुए, और हमारे पास और भी बहुत सारे लॉ है, 2 लॉ है, जैसे कि आपको एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे मान लिया जाए 2 + 3 है और पूछा जाए कि सर इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो पहले तो एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए। देखिए, 2 नंबर्स जिनका सम 0 हो उन्हें एडिटिव आइडेंटिटी, और एक दूसरे को वो लोग क्या होगा, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कि 2 नंबर जिनका सम 0 हो और एक दूसरे के वो एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। अगर मान लो मैं कहूं कि 5, अब 5 में कितना ऐड किया जाए कि सर ये 0 हो जाए? सो सर 5 में ना हम इसी का नेगेटिव फॉर्म ऐड कर सकते हैं। 5 में हम -5 करेंगे को ऐड, तो ही जाके ये 0 होगा ना। 5 में तो आप कुछ भी ऐड कीजिए तो पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, लेकिन 0 कब होगा? जब इसी का नेगेटिव फॉर्म हो। या -2 है सर, सो -2 का मैं कितना ऐड करें कि 0 हो? तो -2 में सर 2 ऐड कीजिएगा। यानी आपको क्या दिख रहा है, उसी नंबर का अगर हम साइन चेंज करके ऐड करें तो ही वो 0 हो पाएगा। वैसे ही 2/3 है, तो 2/3 में आप कितना ऐड कीजिएगा कि 0 होगा? सो 2/3 में हम सर -2/3 ऐड करेंगे ना, तो ये जाके 0 होगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हुआ, और ये दोनों जो हुआ 2/3 और -2/3, ये दोनों एक दूसरा का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, इनवर्स, उल्टा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो नंबर दिया है बस वही नंबर आंसर में डालना है, बस साइन उसका चेंज कर देना है। जैसे अगर मान लीजिए बोला -7/9 है, तो आपको नंबर यही दिख रहा है, आप 7/9 डाल देंगे, और ये माइनस में है तो प्लस, इसका एडिटिव इनवर्स यही होगा सर। क्लियर है? या -12/11 है, कितना होगा सर? तो 12/11। या अगर 13/95 है सर, कितना होगा? चेंज कीजिए, साइन चेंज कीजिए, -13/95 हो गया आंसर सर। एडिटिव आइडेंटिटी बस इतना सा ही चीज है। अगर इसके बाद हम लोग आए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, द रोल ऑफ 0 जो हम लोगों ने पहले भी काउंट किया था, तो उसमें हम लोगों को 0 का मतलब यही समझ में आया कि सर अगर हम नंबर वही रखें लेकिन उनका साइन चेंज कर दें तो दोनों को ऐड करने पे 0 आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में द रोल ऑफ 1, अगर 2 नंबर्स को हमको 0 इसमें लाना होता नहीं है, क्योंकि 0 अगर मुझे लाना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 आएगा 0 से, तो यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर तो 0 होगा नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ 0 कहाँ 1। मल्टीप्लाई करके अगर आपको 0 लाना हुआ तो हर एक का आंसर तो 0 ही ना होना है, तो हम क्यों 0 लाएंगे? हमें लाना है 1। यहाँ पर यह ध्यान देना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और वैल्यू आए 1। लेकिन अब 2 नंबर जिनको वैल्यू आए 1 मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे कैसे लाना होगा, इस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 5, देखिए किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस उसका रेसिप्रोकल लिख देना है, साइन चेंज नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, साइन को बिल्कुल चेंज मत कीजिए, केवल आपको क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। अगर ये 5 है तो 5 मतलब न्यूमरेटर में, इसका डिनोमिनेटर में होगा 1, आप इसका आंसर लिखो 1/5। अब ट्राई करो मल्टीप्लाई करके, आ रहा है 1। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है? यहां पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी नंबर हो, -12/13 हो, साइन चेंज नहीं करना है, केवल रेसिप्रोकल कर देना है, -13/12, -5/6, कुछ नहीं कीजिए सर, बस रेसिप्रोकल कीजिए, -6/5, 7/4, मत चेंज कीजिए साइन, बस 4/7। आप मल्टीप्लाई करोगे आपको दिखेगा कि वैल्यू 1 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको साइन चेंज नहीं करना है, केवल रेसिप्रोकल कर देना है,
और एडिटिव आइडेंटिटी में आपको वही नंबर लिखना है, बस उसका साइन चेंज कर देना है। तो यही हमारा टॉपिक्स था रैशनल नंबर में। अगर आप लोगों को इससे जुड़े कोई भी डाउट्स रहे या आपको लगे कि कुछ चीज़ छूट गया है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट्स होता है, आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपके पास फिर से वापस आ पाए। थैंक यू।